हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करूंगा ग्लोबल स्टडी डिफेंस एकेडमी में। और बेसिकली जो हमने ये डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हैं, ये एनडीए और सीडीएस और जो अपकमिंग एग्जाम है एफकेट का हो या असिस्टेंट कमांडेंट का हो, इसके लिए स्पेशली हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट को लगभग कंप्लीट स्टडी करेंगे। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, आप जानते हैं सारे डिफेंस एग्जाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनडीए में खासकर और सीडीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी से। और उन सभी पार्ट को हम लगभग यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरा पढ़ेंगे। और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका की संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं में जो डिफरेंट टाइप होते हैं उसमें हम यहाँ स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। आप देख होंगे प्रोकैरियोटिक सेल कैसा एकदम प्लेन सेल है और यूकैरियोटिक सेल कैसा है, उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स दिख रहे होंगे। और जरा ध्यान दें, फिर हम जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी हम दो सेल्स को देखेंगे। कौन सा? एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट और एनिमल सेल में भी क्या डिफरेंस होते हैं, यानी हम कैसे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल और डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। और उनके जो ऑर्गेनेल्स होती हैं डिफरेंट, वो क्या क्या फंक्शंस करती हैं एक सेल में, उन सभी चीजों के बारे में हम बारीकी से स्टडी करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि इसका कंप्लीट यहां क्या कर दिया जाए, स्टडी कर दिया जाए, ताकि आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न रहे। तो मैं पहले यहां जो स्टार्ट करेंगे तो जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे सेल के बारे में। देखिए सेल का जो डेफिनेशन आता है, सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है। यानी हमारी बॉडी की जो एक, मान लीजिए हमारी बॉडी में सेल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक मकान में, एक घर में क्या होता है, एक ईंट होता है और वो ईंट से जोड़कर, एक एक ईंट से जोड़कर क्या बनती है, एक बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार से हमारा जो पूरा शरीर है वो भी क्या बना है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट देखेंगे यहां, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ टिश्यू याद है, मुझे कमेंट में लिखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज, और यहां स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। दूसरा, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी जिसने सबसे पहले क्या किया, एक सेल को डिस्कवर किया, तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1665 में, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया में ही पहली बार उन्होंने क्या किया, सेल का जिक्र किया। ठीक है, फिर जो सेल थ्योरी इज गिवन बाय, जो सेल थ्योरी है, कोशिका का सिद्धांत है, वो किसने दिया, दो पर्सन थे, स्लाइडन एंड स्वान ने। स्लाइडन 1838 और स्वान ने 1839। तो इन्होंने क्या दिया, इस सेल का डेफिनेशन दिया, यानी सेल के बारे में पूरी दुनिया के लोगों को बताया कि भाई ये सेल थ्योरी है। और जो जीवित हैं, जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। और क्या बताया कि एक सेल जो बेसिक यूनिट है वो जब बहुत सारी मिलती है तो क्या बनाती है, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब क्या बनता है, एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से एक क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है कंप्लीट। और बहुत सारे ह्यूमन मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। बात सुनाया। अब इसके बाद जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि भाई संसार की, दुनिया की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जरा ध्यान दें, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। कौन सा है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दुनिया की, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है दुनिया की वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो दो पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है वर्ल्ड की, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है वर्ल्ड की, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर ह्यूमन बॉडी में भी आप देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो सबसे छोटी सेल जो है, सबसे छोटी कोशिका वो कौन सी है, वो है सेरिबेलम की ग्रेनुल सेल, सेरिबेलम ऑफ ग्रेनुल सेल।
और सबसे बड़ी सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? ओवम, अंडाणु से बोलते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? वो है नर्व सेल। ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आप जानते हैं, वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है दुनिया की? वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कौन सी सेल है? ग्रेनुल सेल। और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो है ओवम। और ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल। क्लियर रहेगा? ये नोट करने वाले पॉइंट हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए, ठीक है। तो अगला ध्यान दें, किसी भी सेल में, जब सेल के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो एक सेल में 3 चीजों का होना कंपलसरी है। कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि सारी सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक, ये 3 चीजें होना अनिवार्य। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। ये 3 चीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये तीनों चीजें काम क्या करती हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा ध्यान दें, पहला सेल मेम्ब्रेन। तो जरा ध्यान दें, ये सेल मेम्ब्रेन क्या है जो हर कोशिका में प्रेजेंट होता है? यह एक अर्ध परागम्य झिल्ली होती है और यह लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर से बना होता है। जरा सब लोग ध्यान दें, क्या होता है भाई? अर्ध परागम्य बोले तो इसका काम ही है कुछ जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर भेजना और अंदर लेना। कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का क्या करता है? डिसाइड करता है, निर्धारण करता है। और ये किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो रहे होते हैं? तैर रहे होते हैं। ध्यान रखना, सारे ऑर्गेनेल्स किसमें तैर होते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये काम क्या करता है? सेल में यानी कोशिका में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये बीच में। तो देखिए, यहां से लेकर और यहां तक, इन दोनों के बीच में क्या होता है? पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। यह जेली लाइक फ्लूइड होता है। किसके जैसा फ्लूइड होता है? जेली, जिसमें ऑर्गेनेल्स रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सब इसमें तैर रहे होते हैं क्योंकि जेली की तरह है ना ये। क्लियर? अब जरा आगे देखें। फिर होता है एक सेल में डीएनए का होना भी निश्चित है। यानी ये 3 सेल हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में देखिए जरा क्या है? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। किसमें? न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस को सेल का क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस, जैसे इंसानों में, हम में हमारा ये जो हेड है इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन। ये पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल। उसी प्रकार से एक सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यानी अगर उसे ऐसे बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। बस समझ में आया? अब जरा उसके बारे में आगे और पढ़ें क्या होता है। अब जरा सब देखें, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है? सेल कितने प्रकार की होती है? 2, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब जरा ध्यान दें, पहला पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो पहले मैं बता दूं आपको, यूकैरियोटिक जो सेल है ये एक कंप्लीट डेवलप्ड सेल है, पूर्ण विकसित कोशिका है। अब पूर्ण विकसित कोशिका कहने का क्या अर्थ हुआ? यानी पूर्ण विकसित कोशिका कहने का मतलब है कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जरा ध्यान दें, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। यानी सारी चीजें होंगी और सारी चीजें प्रेजेंट तो होंगी। तो ध्यान दें क्या क्या, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट्स होते हैं। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के कमाए होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन के थ्रेड बनाते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जो ये सेल है ये एक कंप्लीट सेल है, ये हम में प्रेजेंट है। बात समझ में आया?
यूकैरियोटिक सेल की, अच्छा यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट में देखा जाए तो क्या होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो अपना भोजन खुद से बनाएगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। बात समझ में आया? फोटोसिंथेसिस भी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ऊर्जा भी बनाएगा, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी इसमें। अब देखिए जरा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हमने सिंपल सा बताया आपको कि इसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे ही नहीं। तो क्या नहीं होंगे, जरा ध्यान दें। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा, राइबोसोम एब्सेंट होगा, और ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, ये सारी चीजें क्या होंगी, एब्सेंट, उसमें नहीं होंगी प्रेजेंट। अनडेवलप्ड सेल है। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान दें और क्या क्या उसमें, और क्या क्या अनुपस्थित होगा। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु आदि। ठीक है। व्हाट द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल क्या होती हैं, यानी अंगक क्या क्या होते हैं। तो एक सेल के पास क्या क्या होता है, ऑर्गेनेल्स देख लें, लिटिल जो ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या हमें आगे पढ़ना भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पढ़ना है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम हमको पढ़ना है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ये भी हमें पढ़ना है। गोल्जी बॉडी हमें पढ़ना है, इसे बोलते हैं ट्रैफिक पॉलिसी ऑफ सेल, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन जो भी काम करता है वो हम आगे देखेंगे। तो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसे। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पढ़ना है, डीएनए हमें पढ़ना है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स एक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो देखिए एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, डीएनए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या करते हैं, पूरे सेल का फंक्शन करते हैं, उसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट काम को क्या देते हैं, अंजाम देते हैं, है ना। तो सबसे पहला देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है भाई, इसका डिस्कवर किसने किया। तो देखिए न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था, डिस्कवर किया था। और जब उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, उन्होंने भाई ये तो सेंटर पार्ट में है और ये एक सेल के क्या कर रहा है, सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है, डन कर रहा है, यानी उन्हें कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, फिर न्यूक्लियस के अंदर देखिए इस टाइप के क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और जरा ध्यान दें उसके साथ जो क्या होंगे, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा थ्रेड लाइक पदार्थ के जाल के रूप में बिखरे दिखाई पड़ता है, इसे ही क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन्स बोलते हैं, क्रोमोटीन थ्रेड्स बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं में क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये क्रोमोटीन्स के थ्रेड हैं, ये आपको दिख भी गया होगा बल्कि इसमें। ठीक है, क्रोमोटीन के थ्रेड्स हैं और ये क्या हो गए, क्रोमोसोम्स। क्रोमोटीन के ऊपर क्या है, क्रोमोसोम्स चिपके हुए हैं और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये आपको कंप्लीटली दिख जाना चाहिए इसमें। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से जो निर्मित होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूक्लियोलस, इन थ्रेड्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये जो आपको ये पीले कलर का जो बिंदु दिख रहा है ना, ये होते हैं राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस के बाहर जो थ्रेड्स हैं, जाल हैं, उन्हीं में क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम, ये जो आपको दिख रहे हैं येलो येलो पॉइंट्स। ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है जिसे राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन को बनाना होता है। ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस प्रोटीन, न्यूक्लियोलस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना, इसलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके। अब जरा ध्यान दें, ये जो होता है न्यूक्लियोलस से वहां से बाहर निकलता है, न्यूक्लियोलस पोर। न्यूक्लियोलस में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और वहां से बाहर क्या निकलता है, राइबोसोम। ठीक है। अब जरा मैं इसे और समझा दूं आपको जरा अच्छे से। ये देखिए न्यूक्लियोलस में होल होते हैं और उन होल से बाहर क्या निकलता है, राइबोसोम। जैसे ही राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर निकलता है, इसके पास एक स्पेशल काम होता है। क्या काम होता है, प्रोटीन को बनाना। बात समझ में आया। अब जरा ध्यान दें, अब वो जो येलो स्पॉट थे पीले पीले से, उन्हें कौन कैच करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैक हो जाता है। किसमें अटैक होता जाता है? एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इसको कैच। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ मतलब होता है ये अंदर की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं रफ। और दूसरा होता है स्मूथ, जो बाहर की तरफ होता है, जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर होता है। बल्कि आप बोलेंगे सर ने दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा लेता हूं। देखिए यहां पर क्या है? रफ, और ये बाहर आपको क्या दिख रहा है? एकदम स्मूथ। तो ये हो गया स्मूथ और ये अंदर की तरफ हो गया रफ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया कि जो राइबोसोम आया था उसको क्या किया? अपने अंदर खींचा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिससे प्रोटीन तथा अदर, देखिए पूरा पढ़ लेते हैं वेसल्स, अब जरा ध्यान दें। देखिए जो अंदर से राइबोसोम आया था पीले, ये येलो येलो कलर का, पीले पीले रंग का, इसको किसने कैच किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, जिसमें प्रोटीन तथा अदर मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मॉल वेसल्स के रूप में इमर्ज्ड होते हैं। और ये देख रहे होंगे आप लोग, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहे हैं? इमर्ज्ड, धस रहे हैं, देख रहे हैं, पिघल रहे हैं ये। ठीक है, और अब ये क्या करेगा? राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे देखिए जरा, समझिए जरा इसको, बहुत अच्छे समझ जाइए इस पूरे चैप्टर को, और एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार देखिए इसे, तब जाके समझ में आएगा ये। अब आएगा जरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? देखिए ये येलो येलो से स्पॉट ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुसा था अंदर ना, उसने इमर्ज्ड हो गए थे ना उसके अंदर ना। अब उसने क्या किया? छोटा छोटा गोला बना के ट्रांसफर किया, दिख रहा है आपको? छोटा छोटा गोला बना के ट्रांसफर किसको किया? गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर किया। ये देखिए ना, फेंक रहा है ना, वेसल्स फेंक रहा है इधर की तरफ। प्रोटीन को रिसीव करता है कौन? गोल्जी बॉडी। ये प्रोटीन न्यूक्लियस से राइबोसोम निकला था प्रोटीन के फॉर्म में, और उसे कैच किसने किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसे अपने अंदर खींच लिया था, फिर वहां से वेसल्स बनाए छोटे छोटे, फिर इनको बाहर फेंका। किसने कैच किया? गोल्जी बॉडी ने। अब देखिए जरा, प्रोटीन को रिसीव करता है गोल्जी बॉडी। जैसे ही गोल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सेल यूज करते हैं। और वैसे ही कस्टमाइज फॉर्म में हो जाते हैं, और सेल अब इसको क्या करेगा? यूज करेगा। इट इज वेरी इजी। देखिए ना, उसे एक सेल का एकदम सही काम बताया गया, एकदम डायरेक्शन वाइज काम दिखाया गया इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे जरा चलें। दूसरे मटेरियल जैसे कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में ऐड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी किसमें मिलाता है?